जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सी एस चौधरी स्वागत करता हूं आपका संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आप देख रहे हैं 30 का तड़का। 30 का तड़का में आज आपके लिए लेके आया हूं आपका फेवरेट पसंदीदा टॉपिक संधि। 30 क्वेश्चन संधि से रिलेटेड जिनका अभ्यास करेंगे हम। मित्रों, यहां आज हम केवल अच संधि की बात करेंगे। अच संधि यानी स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि से संबंधित उदाहरणों को ही आज के टेस्ट में लिया गया है, उनसे संबंधित सूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान रहे, कमेंट करके आंसर देते रहना है, अन्यथा फिर आप केवल दूरदर्शन देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप दूरदर्शन देखें। आप मेरे साथ आंसर करें, क्वेश्चन नंबर डालें और कमेंट करें, ठीक है। साथ के साथ ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उपयोगी सामग्री निश्चित रूप से आपको मिलती रहेगी। आज संधि की बात हो रही है, अगली क्लास में हल संधि लेकर के आऊंगा। बस आप सीखते रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले क्वेश्चन के साथ। संधि इति पदे प्रकृति प्रत्युष्ट। संधि जो शब्द है, संधि जो पद बना हुआ है, उसके प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करिए। मित्रों, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी मूल धातु है और कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताएं मित्रों। संधि शब्द में सम उपसर्ग होता है, संधि शब्द साम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय। सम उपसर्ग के साथ में धा धातु के साथ की प्रत्यय जोड़ने से जो रूप बनता है वो क्या बनता है? संधि पद बनता है। कौन सा पद बनता है? संधि पद बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंसर देते रहिए अवश्य कमेंट करके। संहिता पदे प्रकृति प्रत्युष्ट। संहिता पद में कौन से प्रकृति प्रत्यय हैं? संहिता पद में कौन से प्रकृति, यानी संहिता पद में भी आपको अलग करना है, ध्यान है ना। संधि का ही दूसरा नाम क्या होता है? संहिता होता है, ठीक है। परः सन्निकर्ष संहिता, अगर आपने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा है तो वहां एक सूत्र पढ़ा होगा, परः सन्निकर्ष संहिता। तो संहिता संधि का ही दूसरा नाम है। बताइए संधि संहिता शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी, बता दो भैया। सम धी त और टाप, सम धा तिन और टाप, सम हा त और टाप, सम धा त और टाप। बताइए। सब एक जैसे दिख रहे हैं ना? अरे भैया, संहिता शब्द है। संहिता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम है, धातु है धा, प्लस प्रत्यय पहले जोड़ा त और त के बाद में जोड़ दिया टाप, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना था? स्त्रीलिंग बनाना था। तो सम धा त और टाप। देख लीजिए ऑप्शन कहां है भैया? ऑप्शन ये रहा आपका द ऑप्शन जो है, यहां सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है, त प्रत्यय होकर के यहां ये रूप बन जाता है संहित। और संहित शब्द के साथ में जब टाप प्रत्यय करते हैं, इसका आ शेष बचता है, तो मित्रों ये रूप बन जाता है संहिता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। और पहला यानी संधि से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रश्न। अधोदत्तेषु वृद्धि संदेह उदाहरणम नास्ति। ध्यान देना, जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर आपको देना है। आपसे पूछा गया है निम्न में से वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, जन प्लस एकता जनैकता, प्रे प्लस एजते प्रेजते, जल प्लस ओगा जलोगय। बताइए मित्रों अवश्य कमेंट करके कि कौन सा उदाहरण है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगर आपने वृद्धि संधि को ठीक से पढ़ा है तो उत्तर दे पाएंगे। तो कौन सा नहीं है? देखिए, यहां अ है और बाद में आई है, दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं? आई हुए हैं, दोनों मिलकर के आई हो गए। यहां भी अ है और ए है, दोनों मिलकर के क्या हो गए? आई हो गए। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या थी? वृद्धि रेची, याद करो सूत्र क्या था? वृद्धि रेची। और वृद्धि रेची, और इस सूत्र का सीधा सीधा मतलब यह था मित्रों कि जब अवर्ण यानी ए और आ के साथ में ए या फिर आई आएगा तो आई होगा,
और इसी अ या आ के साथ में ओ या फिर औ आएगा तो दोनों को औ होगा। यही तो वृद्धि संधि थी। तो देखिए यहां आई हो ही रखा है, यहां आई हो ही रखा है, जल हो गए, ए और ऊ मिलकर क्या हो गए, औ हो गए। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। तो तीन विकल्प तो सही है, कौन सा सही नहीं है? प्रे प्लस ए जते प्रेजते रूप सही नहीं है। अ और ए मिलकर के भी क्या रह गए, ए ही रह गए। और इस दृष्टि से अगर यहां देखा जाए तो इस जगह पर संधि है कौन सी? पररूप संधि। कौन सी है? पररूप संधि है। अगर आपको याद है तो एंगी पर रूपम, सूत्र में आपको लिख देता हूं, याद रखना क्या है सूत्र? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम सूत्र से यहां पर रूप संधि हुई है। बाकी तीनों उदाहरण है वो किसके हैं? वृद्धि संधि के हैं। आपसे पूछा गया था वृद्धि का कौन सा नहीं है, तो प्रे प्लस एजते प्रेजते वृद्धि का उदाहरण नहीं है। संधि डर लगता है, जिनको आती है उन्हें बड़ी आसान लगती है और जिन्हें नहीं आती उन्हें बहुत डर लगता है, तो डरो मत, अभ्यास करो। अधोदत्तेषु वृद्धि संधि उदाहरण नास्ति, निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए जल्दी से। त्रसार्थः, सुखार्थः, दुखार्थः और दशार्णः। सब एक जैसे आ गए रे। बताओ, जिसने संधि प्रकरण को संस्कृत सानिध्यम पुस्तक से पढ़ा है ना, तो निश्चित रूप से चारों उदाहरण आपको वहां मिलेंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो। और भैया आप टाइम पास कर रहे हो तो फिर देखो राम ही रखवाला है। पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई करो यार, टाइम पास क्यों करना? त्रसार्थः, सुखार्थः, दुखार्थः और दशार्णः। विच्छेद कर लेते हैं मित्रों तो शायद समझ में आ जाए। दशार्णः 10 प्लस ऋण, सुखार्थः सुख प्लस ऋतः, सॉरी दुखार्थ था यहां पर, तो इस पहले वाले पद को हम क्या करते हैं? दुख कर देते हैं। दुखार्थः दुख प्लस ऋतः, सुखार्थः सुख प्लस ऋतः और तृषार्थः तृषा प्लस आर्तः। कोशिश करो, अब पहचान सकते हो क्या कौन सा उदाहरण जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अगर जिन्होंने संधि प्रकरण को ठीक से पढ़ा है भैया वो तो जल्दी से तुरंत पहचानेंगे, निश्चित मान लेना तुरंत पहचानेंगे। बताओ कौन सा नहीं है? अरे भैया देखना, यहां ए और री आकर के आर हो रहा है। क्या हो रहा है? आर हुआ और आर होकर के क्या बना? दशार्ण बना। यहां अ और री मिलकर के आर हुआ, दुखार्थ बना। यहां भी अ और री मिलकर के आर हुआ, सुखार्थ बना। यहां देखिए, यहां आ है और अ है, दोनों जगह आ और आ है, तो इसका मतलब यहां जो संधि हुई है वो तो मित्रों कौन सी हुई है? दीर्घ संधि हो रखी है। कौन सी हो रखी है? दीर्घ संधि हो रखी है। तो आपका आंसर तो हो गया कौन सा? ए। त्रसार्थ जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तृषार्थ जो पद है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। लेकिन अब मन में आ रहा होगा कि सब यहां तो ए और री तो अर होता है गुण संधि में, ए और री क्या होता है? अर होता है गुण संधि में, और आप यहां क्या कर रहे हो? आप तो यहां आर कर रहे हो। तो मित्रों संधि प्रकरण को ठीक से पढ़ोगे तो आपको अपने इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से मिल जाएंगे। आ और री आर होते हैं, तो मित्रों यहां ध्यान रखना, एक सूत्र होता है ऋतेच तृतीया समासी। अगर तृतीया समास का उदाहरण हो और बाद में रित पद आ जाए तो वृद्धि होकर के आर होता है, और आर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं वृद्धि। और यहां भी आर हुआ है तो ये भी क्या है? वृद्धि है। ये भी कौन सी है? वृद्धि है। 10 प्लस ऋण दशार्ण बना। सूत्र होता है प्रे वत्सतर कंबल वस्त्राण दशानाम ऋणे। थोड़ा सा बड़ा है, आपके लिए लिख देता हूं, बोले साहब लिख तो रहे नहीं हो। देखो, प्रे वत्सतर कंबल वस्नान
दशानाम ऋणे। इससे यानी कि प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और 10 शब्द के बाद में ऋण पद आ जाए, 10 शब्द के बाद में ऋण पद आ जाए तो मित्रों वहां गुण नहीं होता, वहां पर वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ए और री को मिलकर के अर नहीं होगा, आर होगा, और आर होगा तो इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा? दसार्णः बनेगा। 10 प्लस ऋण क्या बनेगा? दसार्णय बनेगा। इसलिए यहां भी कौन सी संधि हो रखी है? वृद्धि संधि हो रखी है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम का है। बाकी तो वैसे पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है ही। अधोदत्तेषु यण संधि उदाहरणम नास्ति। जल्दी से आंसर दे दो भैया, कौन सा उदाहरण है जो यण संधि का नहीं है? सत्यार्थ, प्रत्यागत, शुद्ध्युपास्य और मध्वरी। बताएगा वो भैया जिसने संधि विच्छेद करके प्रयास किया। और जो भगवान भरोसे करता ना तब तुक्के लगा लेता हूं, कर लेता हूं, तो वो तो फिर यार तुक्के ही लगाएगा, मेरी गारंटी है, आंसर तो नहीं दे पाएगा। बताओ, विच्छेद करो और आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके। अवसाद संधि का इससे बेहतर टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक संधि क्वेश्चन में 4 पदों का अभ्यास करा रहा हूं आपको। मैं चाहता तो एक ही शब्द दे सकता था कि विद्यालय का कौन सा विच्छेद है, आप करते आगे बढ़ जाते। मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, यानी 30 क्वेश्चन में लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन आपको करा चुका हूंगा, बशर्ते आप ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करते हैं। तो बताओ आंसर 5वें का अवसाद कौन सा विकल्प सही? क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइए, विच्छेद कर लो। मधु प्लस अरिहि, मध्वरी। सुधी प्लस उपास्य, शुद्धुपास्य। प्रति प्लस आगतः, प्रत्यागतः। और सत्य प्लस अर्थः, सत्यार्थ। अब आप ध्यान देख सकते हैं, बात जब यण संधि की हो तो यण संधि का सूत्र याद कर लेना चाहिए, काम आ जाता है। सूत्र था मित्रों इको यणची, यानी एक प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे उनको क्या हो जाता है? यण हो जाता है। और एक का मतलब था मित्रों ई, उ, री और ली प्रत्याहार पढ़े होंगे आपने। और इसको जब यण करोगे तो होगा ई को य, उ को व, री को र और री को ल। आप देख लीजिए, ई को यह हो रखा है, ई को यह हो रखा है, उ को वह हो रखा है, यानी कि ये तीनों जो उदाहरण हैं ये तो यण संधि के हैं। पर यहां देखिए सत्य प्लस अर्थ, यहां ए प्लस अ मिलकर के आ हुए हैं। इसका मतलब ये संधि कौन सी है? इसका मतलब ये संधि तो मित्रों दीर्घ है। कौन सी है? दीर्घ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मित्रों अ, क्योंकि अ जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। अ किसका उदाहरण है? अ तो मित्रों दीर्घ संधि का उदाहरण है। सही आंसर देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। समीचीनम विकल्पम नास्ति, सूत्र दिया हुआ है और सूत्र के साथ में उससे होने वाली संधि दी हुई है। तो बताइए कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है? सूत्र दे रखे हैं और सूत्र के साथ में होने वाली संधि भी दे रखी है। बताइए, एचो अवयव अयादि, अधिंगुण गुण, ईदो दीर्घ द्विवचनम प्रगरियम प्रकृति भाव और इंगा पदांतादति पूर्व रूप। कौन सी संधि का सूत्र सही नहीं दे रखा है? जिन्होंने संधि प्रकरण को, फिर कह रहा हूं यहां से पढ़ो, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ठीक है? अभ्यास के लिए, और ऑब्जेक्टिव पुस्तक भी अभ्यास के लिए है। बताइए एचो अवयव कौन सी संधि होती है? डेफिनेटली अयादि संधि होती है भैया। एचो अवयव से कौन सी होती है? अयादि होती है। ईदु द्विवचनम प्रगयम प्रकृति भाव होता है द्विवचन पद के प्रारंभ में, यानी द्विवचन पद के अंत में ई उ या ए आ जाता है और बाद में कोई स्वर आता है तो प्रकृति भाव होता है, संधि कार्य नहीं होता। और एंगे पदांतादति पूर्व रूप संधि होती है। उदाहरण आगे मिल जाएंगे। कौन सी नहीं होती? अदेंग गुण से गुण संधि नहीं होती। अदेंग गुण जो सूत्र है मित्रों ये तो क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। ये गुण संज्ञा सूत्र है, गुण संधि सूत्र नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। गुण संधि का जो सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है मित्रों आद गुण है।
गुण संधि का सूत्र कौन सा है? आद गुण है। थोड़ी सी भिन्नता थी ना, लेकिन हमने तो गुण देखा तो हम इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। आद गुण संधि आद गुणय करेगा और गुण संज्ञा जो है वो अदिंग गुणय करेगा। चलिए सही जवाब देते रहिए। 7वां प्रश्न, अयादि संधि उदाहरणम नास्ति। 4 उदाहरण दिए हुए हैं और संधि विच्छेद के साथ संधि पद भी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि भैया इनमें से कौन सा उदाहरण है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, कवे प्लस एक कवये, शक प्लस अंदु शकंदु, द्वौ प्लस एक द्वावेव और नद्य प्लस यह नद्याय। समझदार बच्चे तो जरूर कर देंगे, और जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़े ना उनको तो ये सारे उदाहरण मैंने कराए हैं, तो आप गलत तो कर ही नहीं सकते। गलत करोगे तो मारूंगा, कुटूंगा, ध्यान रखना। बताओ, अरे कवे प्लस ए को क्या हुआ है? आय हुआ है, ठीक है। द्वावेव अव को क्या हुआ है? आव हुआ है। नद्यायी आई को क्या हुआ है? आय हुआ है। और सूत्र क्या था अयादि संधि का? एचो अयव आयावह, यही तो था ना, ठीक। तो आय आव और आय तो हो रहे हैं, कौन सा नहीं हो रहा? ये देखिए ब में, विकल्प ब पर जाइए, शक प्लस अंदु शकंदु बना हुआ है। यहां जो संधि है मित्रों वो तो कौन सी है? पररूप संधि है। यहां कौन सी संधि है? पररूप संधि है। ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना, कौन सा नहीं है? शक प्लस अंदु शकंदु पररूप संधि का उदाहरण है, यह अयादि का उदाहरण नहीं है। 8वां, समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? पहले विच्छेद दिया हुआ है, बाद में संधि दी हुई है, तो बताओ भैया कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? प्रे प्लस एदते प्रेदते, प्रे प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओसति उपोषति और उप प्लस एति उपेति। बताओ, जल्दी बताओ। 8वें प्रश्न का आंसर अ होगा, ब होगा, स होगा या द होगा? कमेंट करके लिख दो नीचे, ऐसे तो मैं मानने वाला हूं नहीं। जल्दी से करो फटाफट, क्योंकि टेस्ट तो आप टेलीग्राम चैनल पे दे ही चुके हो ना, तो फिर देर किस बात की है? टेलीग्राम चैनल से जो पीडीएफ पे टेस्ट दिया था उसके आंसर लिख के रखा करो अपने पास में। क्वेश्चन नंबर डालो 1 to 30 और उसके बाद अपना आंसर लिख दो। तो आप तो क्या करो, सीधा अपना आंसर बताओ कि मैंने ये दे रखा है। अब गलत होगा तो मैं सही करा रहा हूं, और सही है तो बधाई के पात्र हो। चलिए, प्रे प्लस ए दते और के बाद में ए आ रहा है, आई हो गया, कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। प्रे प्लस ए जते ए हो गया, पर रूप संधि हो गई। कौन सी हो गई? पर रूप संधि हो गई। उप प्लस ओषति ओ रह गया, यहां भी संधि कौन सी हो गई? पर रूप हो गई, ठीक है। उप प्लस एति उपेति, मित्रों उप प्लस एति उपेति नहीं बनता है, उप प्लस एति जो है वो उपैति बनेगा। क्या बनेगा? उपैति बनेगा, और उपैति बनेगा तब यहां पर संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। तब यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ये उदाहरण जो है वो गलत है। सूत्र आपको बता देता हूं, सूत्र होता है एत्ये दत्युत्सु। इस सूत्र से उप प्लस एति जो बनेगा, उप प्लस एति जो बनेगा वो उपैति बनेगा। इसी सूत्र से ध्यान रखना, प्रे प्लस एदते जो है वो प्रेदते बना हुआ है। यहां भी वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है एत्ये दत्युत्सु, दोनों में वृद्धि होगी। पररूप संधि है यहां है, आपको ध्यान रखना है कौन सी संधि है? पररूप संधि है, और सूत्र इन दोनों के लिए है एंगी पर रूपम। कौन सा है? एंगी पर रूपम। यहां एंगी पर रूपम सूत्र से, यानी अकार अवर्णांत उपसर्ग के बाद में अगर ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु आ जाती है तो वहां पर पररूप एकादेश होता है, वृद्धि कार्य नहीं होता। इसलिए ये तो ए रह गया और ये ओ रह गया, ठीक है। लेकिन ये इसके अपवाद हैं। यहां भी ए से शुरू होने वाली धातु थी, पर यहां पर सूत्र दूसरा था, एते दत्युत्सु। ये कहता है कि अगर अवर्ण के बाद में ए से ए दते आता है, एति पद आता है, एति एदते उत्सु उह ये सभी पद आते हैं, तो वहां पर वृद्धि कार्य किया जाता है, पररूप कार्य नहीं होता। आपके सामने प्रत्येक ऑप्शन का सूत्र मौजूद है। ये पररूप बना किस सूत्र से? एंगी पर रूपम से।
यहां पररूप बना जो कि गलत है, क्योंकि यहां बनना चाहिए था उपैति, वृद्धि संधि होनी चाहिए थी इत्ते दत्युट सूत्र से। तो मित्रों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है, तो द विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। यण संधे समीचीनम उदाहरणम नास्ति, यण संधि का सही उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा उदाहरण है जो यह यण संधि का सही उदाहरण नहीं है, बताइए। यदि प्लस अपि यद्यपि, नी प्लस ऊनम न्यूनम, अद्य प्लस अपि अद्यापि, और अनु प्लस ईषणम अन्वेषणम। जिसने सूत्र पढ़ा है इको यणची वो तो बता देगा कि भैया जब भी कहीं इक आता है तो इक को क्या कर देते हैं? इक को हम यण कर देते हैं। तो देखो न में ई थी और बाद में स्वर था, तो यह होकर के यण आदेश हो गया, ठीक है। द में ई थी, बाद में स्वर था, यण आदेश होकर के द्य हो गया, यद्यपि बन गया। न में ऊ था, यण आदेश होकर के बाद में स्वर है, यण आदेश होकर के व बन गया। तीनों रूप तो यण संधि के हैं। कौन सा नहीं है? अद्य प्लस अपि, यहां क्या था भैया? यहां अ था और यहां भी क्या था? ए है, यानी दोनों मिलकर क्या होंगे? आ होंगे। और यहां जो संधि हुई है वो कौन सी हो गई? फिर दीर्घ संधि हो गई, यहां पर दीर्घ संधि हो गई। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा भैया? आपका आंसर रहेगा अद्य प्लस अपि, अद्यापि जो है ये किसका उदाहरण नहीं है? यण संधि का उदाहरण नहीं है। आंसर देते रहो। 10वां जल्दी बताओ। प्रे प्लस एदते प्रैदते, प्रे उप प्लस एति उपैति, उप प्लस एदते उपैदते, इत्येते कस्य संदेह अपवादाः सन्ति। प्रश्न को टिप करो। ये इत्येते कस्य संदेह अपवादाः सन्ति, ये सभी किस संधि के अपवाद हैं? अभी अभी बता चुका हूं ये सभी चीजें। पररूप के अपवाद हैं, पूर्व रूप के अपवाद हैं, वृद्धि के अपवाद हैं, या गुण संधि के अपवाद हैं? बताइए। प्रे प्लस एदते प्रैदते बनता है, ध्यान रखना। उप प्लस एति उपैति बनता है, और उप प्लस एदते उपैदते बनता है। अगर आप ध्यान दोगे तो इन सभी उदाहरणों में तीनों, 1, 2 और 3, इन तीनों के तीनों उदाहरणों में जो संधि हो रखी है वो तो हो रखी है वृद्धि। तो ये वृद्धि संधि के तो अपवाद नहीं हो सकते। ये तीनों ही तीनों में कौन सी संधि हो रखी है? वृद्धि हो रखी है। इसका मतलब वृद्धि के अपवाद तो नहीं है। फिर ये किसके अपवाद हैं? तो मित्रों आपको अभी अभी मैंने एक सूत्र लिखाया था, वापस ध्यान दीजिए। एक सूत्र होता है एंगी पर रूपम, ठीक है। अगर यह सूत्र जो है वो कहता है कि अगर अवर्ण से परे ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आ जाती है तो पररूप एकादेश होकर के इसको ए या ओ रहता है। तो अब आप देख लीजिए, यहां ए था और ए से शुरू होने वाली धातु, यहां भी अ है और ए से शुरू होने वाली धातु थी, और यहां भी अ है और ए से शुरू होने वाली धातु थी। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था? पररूप होना चाहिए था। लेकिन हुई क्या है? वृद्धि। और वृद्धि कौन से सूत्र से हुई है? तो मित्रों इन सभी उदाहरणों में जो वृद्धि कार्य हुआ है वो हुआ है एत्य दत्युत्सु सूत्र से। इस सूत्र से यहां कौन सा कार्य हो गया? वृद्धि कार्य हो गया। तो होना तो चाहिए था पररूप, पर हुआ क्या? वृद्धि कार्य। तो इसका मतलब किसके अपवाद हुए? पररूप संधि के अपवाद हो गए। किसके अपवाद हो गए? पररूप संधि के। ये उदाहरण एक जैसे दिखेंगे आपको, और फिर आप कभी प्रैदते को प्रैदते कर जाओगे, कभी उपैति को उपेति कर जाओगे, उल्टे सीधे करोगे। इसलिए ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो, गलती नहीं होनी चाहिए। एंगी पररूपम से यहां पररूप होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, यहां अपवाद है, क्योंकि एत्य दत्युत्सु सूत्र से ये सभी क्या बन गए? ये सभी बन गए मित्रों वृद्धि संधि के उदाहरण। एति दत्युत्सु सूत्र से यहां वृद्धि हुई, और वृद्धि होने से ए और ए मिलकर के आई हो गया, या ए और ए मिलकर के यहां भी आई हो गया, और यहां भी क्या आई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे ही एग्जाम्पल्स को निकालो
फिर देखो आपकी तैयारी का लेवल क्या होता है। तो जिन्होंने इसका सही आंसर दिया है ना, वो वास्तव में मैं कह सकता हूं कि वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। शुद्धम विकल्पम चुनुत, बताओ इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है। अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षोहिणी, संधिपद तो सभी में अक्षोहिणी दे रखा है, इसका मतलब अशुद्धि कहां है, विच्छेद में है। तो आपको पहचानना है कि अक्षोहिणी पद का सही विच्छेद क्या होगा। अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ओहिणी और अक्ष प्लस औहिणी। संधि कौन सी हो रखी है, तो मित्रों संधि तो यहां हो रखी है वृद्धि। कौन सी हो रखी है, वृद्धि संधि हो रखी है। लेकिन वृद्धि संधि हो रही है तो फिर विच्छेद क्या है, महत्वपूर्ण चीज तो यह है। तो मित्रों विच्छेद होता है। आंसर तो भैया 11वें का आंसर बताओ, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिनी, ओहिणी या अहुणी, कौन सा सही होगा। 11 लिखो, अवसौदा लिख करके आंसर दो फटाफट, और जिससे मैं अपना आंसर दे पाऊं। अक्ष प्लस ऊहिनी जो बनता है उसका संधिपद क्या बनेगा, अक्षोहिणी। यहां जब विच्छेद करोगे तो न आएगा क्योंकि ऊहिनी पद है। लेकिन जैसे ही संधि करोगे तो यहां न से पहले, यहां न था अंत में, लेकिन इस न से पहले यहां क्ष आ गया। और हम जानते हैं कि ये जो क्ष है ये किससे बनता है, क और मूर्धन्य स से बनता है। मूर्धन्य स का प्रयोग होने के कारण इस न को क्या हो गया, ण हो गया। इस न को ण हो गया। तो संधिपद तो बनेगा अक्षोहिणी और विच्छेद होगा अक्ष प्लस ऊहिणी। ऊहिणी करने की गलती मत कर देना। ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो बिल्कुल 100% गलत हैं। तीनों विकल्प कैसे हैं भैया, तीनों ही विकल्प 100% गलत हैं। ऐसी गलती मुझे भरोसा है आप लोग कतई नहीं करने वाले हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है। अशुद्धम विकल्पम अस्ति, निम्न में से कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है, यानी विच्छेद दे रखा है और संधिपद दे रखा है। आपको देखना है कि किसका संधिपद सही नहीं हुआ है। उदाहरण चारों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो और मुझे आंसर दे दो जल्दी से कि क्या आंसर होना चाहिए। अ ब श और द, क्या आंसर होगा। प्र प्लस ऋक्षति, प्रार्छति, सीम प्लस अंत, सीमांत, वृक्षे प्लस अपि, वृक्षयपि, और ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। बताइए कौन सा पद जो है वो गलत है। प्र प्लस ऋक्षति, उपसर्गा धृति धातु सूत्र से, यह विकल्प बिल्कुल सही है। अगर पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ रहा हो और उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली कोई धातु आ जाती है, तो उस स्थिति में कौन सा आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है, यानी वृद्धि संधि होती है। बिल्कुल सही है। सीम प्लस अंत, ए के बाद में ए आ रहा है, दीर्घ होकर के यहां दीर्घ संधि हुई, सीमांत रूप बिल्कुल सही है। यहीं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका एक रूप और बन जाता, सीम प्लस अंत सीमंत भी बन जाता, लेकिन वहां संधि कौन सी होती, फिर पर रूप होती। दोनों रूप बनते हैं, सीमांत भी बनता है और सीमंत भी बनता है। चलिए फिर आ जाओ सब। ग्रीष्म प्लस ऋतु, अ के बाद में री आ रही है, अर हुआ, यानी ये भी गुण संधि का उदाहरण बिल्कुल सही है। फिर गलत क्या है, वृक्षे प्लस अपि, वृक्ष अपि, ये उदाहरण जो है वो पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि यहां ए के बाद में सूत्र याद करो, इंगह पदांतादति। ठीक है, यानी ये कहता है कि पदांत ए या फिर ओ हो और उसके बाद में क्या आ जाए, अ आ जाए, तो अ को अवग्रह यानी कि पूर्व रूप होता है। क्या होता है, पूर्व रूप होता है। तो इस दृष्टि से इसका जो संधि पद बनना चाहिए था वो बनना था वृक्षेपी, लेकिन बना क्या, अयादी कर दी, जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा स, क्योंकि ये विकल्प जो है वो अशुद्ध है। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो वृक्षे प्लस अपि, वृक्षयपि, ये विकल्प पूरी तरह से कैसा है, अशुद्ध है। इसका सही संधि पद होता वृक्षयपि। कौन सी संधि होती, एंग पदांती दति से यहां पर पूर्व रूप संधि होती।
13वां प्रश्न, वृद्धि संदेह समीचीनम उदाहरणम नास्ति। प्रश्न ठीक से पढ़ो और बताओ जल्दी से कौन सा उदाहरण है जो वृद्धि संधि का सही उदाहरण नहीं है। ऋण प्लस ऋणम ऋणार्णम, प्र प्लस ऋणम प्राणम, सदा प्लस ऋणम सदार्णम और वत्सर प्लस ऋणम वत्सरार्णम। जिसने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ाया था मैंने एक सूत्र, आपको याद करो, प्र वत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणे, बताया था ना, उसी सूत्र के उदाहरण हैं। एक उदाहरण जो है वो उस सूत्र से भिन्न है, गलत है। ठीक है, तो बताइए भैया, आपको ध्यान रखना है। सूत्र था, अलग अलग कर देता हूं, प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, ये सभी पद हों और इनके बाद में अगर ऋण शब्द आ जाए, इनके बाद में क्या आ जाता है, ऋण पद आ जाता है, तो मित्रों फिर वहां पर जो होता है इनके साथ में वृद्धि कार्य होता है। कौन से होता है, वृद्धि कार्य होता है। और वृद्धि करेंगे तो फिर यहां पर जो ए और री आए हुए हैं वो मिलकर के आर होंगे। तो देखिए, ऋण प्लस ऋण, हमने कहा था ऋण के बाद में ऋण आ जाए तो वृद्धि होकर के आर हो गया। प्र के बाद में ऋण आ जाए आर हो गया। वत्सतर के बाद में ऋण आ जाए वत्सरार्णम आर हो गया। फिर सदा प्लस ऋणम, क्यों सदार्णम नहीं बना, क्योंकि जो शब्द थे उनमें कहीं भी सदा शब्द नहीं है क्या। प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण दस और ऋण, 10 के बाद ऋण आता है। सूत्र आपको बता देता हूं, पर प्र वत्सतर कंबल वसनान दशाणम ऋणे, पहले लिख चुका हूं, वहां से देख लेना उसको। ठीक है, तो इस दृष्टि से फिर ये सदा प्लस ऋणम क्या बनेगा, तो मित्रों सदा प्लस ऋणम का जब संधि पद करेंगे तो बनेगा सदर्णम। क्या बनेगा, सदर्णम संधि पद बनेगा। और यहां पर जो संधि होगी वो होगी कौन सी, गुण संधि। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। पहली बात तो ये गलत है, सदार्णम बनता ही नहीं है। सही क्या बनता है, सदर्णम बनता है। और सदर्णम बनेगा, वहां पर संधि कौन सी होगी, गुण होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। शानदार प्रश्न था ना। तो जो सही आंसर दिए थे ना इसका, वो जल्दी से अपना पीठ ऐसे थपथपाओ और मुझे बताओ कि मैंने सही दिया था, यस करके बताइए। मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा, आपका भी बढ़ता रहेगा। चलिए, अधो दत्तेषु यण संदेह उदाहरणम नास्ति, निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है। देख लो, मैं तो हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, तो यार अब तो आनंद आ ही रहा होगा कि ऐसा टेस्ट अगर हो जाए और केवल अच संधि पे चल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब टेस्ट ही ले रहे हो तो पहले प्रॉपर तैयार करो, फिर मिक्स बाद में ले लेंगे यार। तो बताओ कौन सा उदाहरण है जो किसका नहीं है, यण संधि का नहीं है। परि प्लस आप्तय पर्याप्त, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, उ प्लस वृक्ष वृक्ष और मातृ प्लस ऋणम मातृणम। अरे समझदार बच्चे तो झट से बता देंगे भैया, क्योंकि सूत्र याद रखना है ना आपको, इको यणची। तो देख लो कौन सा उदाहरण ऐसा है जिसमें इको यणची का प्रयोग नहीं हुआ। अरे इको असमान स्वर से या हुआ, पर्याप्त। अभी भी दे दो आंसर, इंतजार क्यों कर रहे हो, इससे सरल उदाहरण होगा क्या। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ में त में से री को निकाला, त्रय हो गया, ये भी सही है। उ प्लस वृक्ष, उ को क्या हो गया, वह हो जाएगा बाद में स्वर होने के कारण, और वह होकर के वृक्ष बना, यानी ये भी सही है। ये तीनों जो उदाहरण है मित्रों, यहां तो यण संधि हुई है। तो फिर भैया लास्ट वाले में कौन सी हुई है, तो देखो यहां आ रही है री और यहां भी आ रही है री, दोनों को करेंगे तो ये हो गई मित्रों दीर्घ री। और जब दीर्घ री होती है तो इस स्थिति में संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। यानी ये जो उदाहरण है वो दीर्घ संधि का है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा द, क्योंकि द विकल्प जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। आनंद आ रहा है ना। संधि का ऐसा टेस्ट हो जाए और 30 में से 30 आ जाएं तो बताना जरूर लास्ट में कि कितने सही हुए थे। टेस्ट दिन में दिया है आपने और आपको पता होगा कि केवल आंसर चेक कर रहे हो आप, तो ईमानदारी से बताना। और इस टेस्ट में दावे के साथ कह सकता हूं जिसके 26 प्लस भी आ गए ना, 25 या 26 प्लस, वो संधि के बहुत अच्छे स्तर पर है।
क्योंकि आपको एक में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गलती की थोड़ी सी गुंजाइश तो बनती है, पर नहीं करनी है, फिर सीखना ही किस काम का यार। बताइए, नास्ति अयादि संदेह उदाहरणम अधोदत्तीषु, यानी निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। बताओ कौन सा उदाहरण अयादि का नहीं है? चे प्लस अनम चयनम, पो प्लस इत्रम पवित्रम, वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष, इति प्लस आदि इत्यादि। अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसको देख लेना, जवाब मिल जाएगा आज कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। आप पूछते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट संतुष्टि होती है कि आप पढ़ रहे हो, और मैं भी यही चाहता हूं कि पढ़ लो यार, जीने के लिए तो जिंदगी खूब पड़ी है। चलिए, चे प्लस अनम, ए को आय हो रखा है कि नहीं हो रखा? भाई यहां ए आया हुआ था, ए को आय किया है हमने, आय किया है तो अयादि हो गई। हमसे पूछ रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है, यहां तो अयादि है। यहां ओ को अब किया है, और अब किया तो पो प्लस इस्त पवित्रम बिल्कुल बनता है, ये भी हो गया भैया। वटो प्लस वृक्ष, यहां भी ओ को क्या किया है, अब किया है, और वट वृक्ष बन गया। तो ये तीनों में तो कौन सी है भैया? इन तीनों में तो अयादि है। पर इसमें है क्या? बिल्कुल इसमें नहीं है, क्योंकि इति प्लस आदि इत्यादि रूप बनता है। तो ये इत्यादि रूप मित्रों किसका बनता है? यण संधि में बनता है। और इससे सरल क्या हो सकता है यण संधि का उदाहरण? बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, क्योंकि द ऑप्शन जो है वो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अगर टेस्ट अच्छा लगे संधि प्रकरण का तो बताना जरूर, लाइव चैट के बाद में कमेंट्स में जरूर लिखना कि टेस्ट वास्तव में कैसा लगा, और क्या इस स्तर के आप और टेस्ट देना चाहते हैं संधि प्रकरण के। जिस प्रकरण का आपको लगे ना कि हमें इस प्रकरण के और टेस्ट देने, आप मुझे कमेंट करिए वीडियो के नीचे, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, तो जिससे मैं आपके अनुकूल, आपके अनुरूप टेस्ट लेकर के आ सकूं। चलिए, समीचीनम विकल्पम चुनो, सही विकल्प चुनो। गो प्लस अग्रम गोग्रम, गो प्लस अग्रम गवाग्रम, गो प्लस अग्रम गो अग्रम। अरे बाप रे, या फिर सभी ठीक है? क्या गो प्लस अग्रम के तीनों रूप बनते हैं? अगर तीनों बनते हैं तो आंसर हो जाएगा द। और आपसे पूछा गया है सही विकल्प, अगर कोई एक बनता है तो फिर वो कौन सा है वो बताइए। असली परीक्षा तो उसी में है जो ये बताएगा कि साहब ये बनता है और ये नहीं बनता है। मजे तो तभी आएंगे। जल्दी से बताओ क्या बनेगा? गो प्लस अग्रम। अगर संधि याद है, सूत्र पढ़े तो आप बना दोगे, नहीं तो इंतजार कर रहे हो ना कि सर आप ही बता दो। पता नहीं, अरे यार इस पुस्तक में इनको इसी रूप में दिया हुआ है, पढ़ो तो सही। पढ़ते तो हो नहीं, बस हाँ ले जाके हाँ रखिए आप लोगों के पास में, अलमारी में सजा के रख रखिए, और पता नहीं क्या क्या पढ़ने रखो। अरे यार पहले जो अपने पास है, ध्यान रखना, पहले जो अपने पास है वो पढ़ो, जब उसको हम पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो हम दूसरों का मैटर पढ़ें। तो एग्जाम से पहले अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। गो प्लस अग्रम, यहां अवग्रह हो रहा है, और अवग्रह हो रहा है तो इसका मतलब यहां संधि कौन सी हो रही है? पूर्व रूप संधि हो रही है। और पूर्व रूप संधि के लिए हमारे पास में कौन सा सूत्र था? पूर्व रूप संधि के लिए हमारे पास में सूत्र था मित्रों, एंगः पदांतादति। एंग पदांतादति सूत्र कहता है कि पद के अंत में अगर ए हो या फिर ओ हो और उसके बाद में अ आ जाए तो अ को क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। तो देखो ओ के बाद में अवग्रह हो गया, पूर्व रूप संधि है, इसका मतलब ये विकल्प तो भैया सही है, ये विकल्प तो सही है। फिर गो प्लस अग्रम गवाग्रम, पहले तो यहां देखो संधि कौन सी हो रखी है, तो मैं आपको बता देता हूं, पहले आप बताओ। चलो लिखो, गो प्लस अग्रम में कौन सी संधि हो रखी है? बताइए, जो बताएगा वो वास्तव में संधि प्रकरण का मास्टर खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर मानो अब अपने आप को संधि प्रकरण का, जिसने ये बता दिया कि गो प्लस अग्रम का गवाग्रम रूप कौन सी संधि में बनता है और किस सूत्र से बनता है, बताओ। अरे भैया यहां दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य।
पुस्तक में मिल जाएगा विस्तार से, शायद दिख रहा हो, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इससे क्या होता है इसको देखिए, मैं समझा देता हूं पहले। गो प्लस अग्रम, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से क्या होता है, ग में से ओ जो है उसको अवंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है, और ये हो जाता है गो, ग अवंग और अग्रम। अब यहां जो ङ है, ये जो ङ आया हुआ है अंत में, इस ङ की हो जाती है इत संज्ञा। क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होकर के इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हमारे पास बच गया ग, अब और अग्रम। हमारे पास क्या रूप बच गया, हमारे पास रूप बच गया मित्रों, ग हलंत है, अब है और अग्रम है। आप संयोग कर लीजिए, ग में अ मिलेगा तो ग कैसा हो गया, ग पूर्ण हो गया। अब व में भी अ है और यहां भी अ है, अ प्लस अ बराबर आ, संधि कौन सी हुई, दीर्घ। तो ए और ए मिले तो वा हो गया, और आगे वालों को मिला दो, बन गया गवाग्रम। यानी गवाग्रम में संधि कौन सी है, दीर्घ है। ये रूप भी बनता है, ये रूप भी बनता है। फिर गो अग्रम, गो अग्रम में क्या किया, जैसा है वैसा की वैसा ही छोड़ दिया, और जैसा है वैसा की वैसा किस में छोड़ा जाता है, जैसा है वैसा की वैसा छोड़ा जाता है मित्रों, प्रकृति भाव में। किसमें, प्रकृति भाव में संधि कार्य नहीं होता। सूत्र होता है मित्रों सर्वत्र विभाषा गो, सूत्र होता है सर्वत्र विभाषा गो। इस सूत्र से इसको क्या हो जाता है, प्रकृति भाव भी हो जाता है। और अब इस दृष्टि से देखा जाए तो गोग्रम भी बनता है, गवाग्रम भी बनता है, गो अग्रम भी बनता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। वैसे नहीं भी लोगे तो जैसा मैंने यहां बताया वैसा इस पुस्तक में आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप आंसर क्या, इसका मतलब आंसर हो गया आपका द, क्योंकि सभी विकल्प जो हैं वो 100% कैसे हैं, सही हैं। सभी विकल्प 100% सही है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, पर 100 क्वेश्चन 30 में हो रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा होना तय है, ठीक है। आंसर बता के नहीं बढ़ रहा, मैं सब कुछ समझा रहा हूं। नास्ति दीर्घ संधि उदाहरणम अधोदत्तेषु, यानी निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं कहा जा सकता। यार दीर्घ संधि तो वो है भैया जो सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, उसको तो कम से कम सही कर दिया करो। जल्दी से बता दो कौन सा उदाहरण है जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। सार प्लस अंग है सारांग है, स्व प्लस अर्थ है स्वार्थ, सीम प्लस अंत है सीमंत है, और तब प्लस आगम है तवागम। अरे अकय सवर्णे दीर्घ है, और दीर्घ में क्या होगा, दीर्घ में तो दीर्घ होगा, देखो सारांग दीर्घ हुआ ना है, स्वार्थ है दीर्घ हुआ ना है, तवागम दीर्घ हुआ ना है, ये तीनों तो दीर्घ के हैं। यहां देखो क्या रह गया, सीमंत रह गया, और सीमंत रह गया तो मित्रों ये जो पद है वो किसका है, ये पररूप संधि का उदाहरण है। यहां जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, यहां संधि हो रही है पररूप। इसका मतलब कौन सा विकल्प जो है वो उसका उदाहरण नहीं है दीर्घ संधि का उदाहरण, तो स विकल्प दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। यहां आपको बता देना चाहता हूं कि इसी सार प्लस अंग का एक रूप और भी बनेगा जिसको हम कहेंगे सारंग, और ये जो सारंग रूप बनेगा इसमें संधि कौन सी होगी, पररूप। सारांग भी बनेगा, सारांग में दीर्घ रहेगी, और सारंग आएगा तो उसमें पररूप रहेगी। इसी तरीके से सीमंत में तो पररूप रहेगी, लेकिन इसी सीम प्लस अंत का अगर क्या बन जाएगा, सीमांत रूप बनेगा, तो मित्रों यहां पर जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। सीमांत में तो दीर्घ रहेगी और सीमंत में रहेगी पररूप। हमसे पूछा गया था दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो सविकल्प में जो उदाहरण है वो सीमंत पररूप का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। और एक कंफ्यूजन और होती है साहब, अपवादों में कौन सी संधि करनी है, अपवादों में कौन सी संधि करनी है। जैसे यही आ गया साहब कि सीम प्लस अंत, अब विच्छेद के अकॉर्डिंग तो यहां दीर्घ भी हो सकती है, और संधि पद हो रहा है पररूप, तो फिर संधि कौन सी माननी है, तो मित्रों संधि हमेशा संधि पद के अनुसार मानी जाएगी, विच्छेद के अनुसार नहीं होगी। तो सीमंत दे रखा है तो पररूप है, और सीमांत दे रखा है तो दीर्घ है। विच्छेद में संधि नहीं पूछता, संधि हमेशा संधि करने के बाद पूछी जाती है। तो ऐसा वृद्धि में भी होता है
कि साहब गुण संधि के जो अपवाद है वृद्धि में जाते हैं, जैसे अक्सर बच्चे पूछते हैं साहब कि प्र प्लस ऊड क्या रूप बनेगा, प्र प्लस ऊड है तो प्रौढ़ बनेगा, प्रादु होडो डेश शेषु सूत्र से। तो अब छात्र पूछ रहा है कि साहब प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी, तो मित्रों प्रौढ़ शब्द कहां बना, गुण में बना या वृद्धि में बना, अरे विच्छेद में ही तो आपको गुण दिख रही थी, लेकिन गुण हुई तो नहीं ना, हुई कौन सी, वृद्धि। तो इसका मतलब प्रौढ़ जो पद है उसमें जो संधि होगी वो होगी मित्रों वृद्धि। गुण करने की गलती मत कर देना, यानी अपवादों में संधि वही होती है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, विच्छेद के अनुसार कभी संधि नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, ये प्रश्न हम कर ही चुके हैं, 17वें 18वें प्रश्न पे आ जाइए, ये हो चुका था। आइए, अशुद्ध मनीषा दीर्घ संधि अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मनीषा दीर्घ संधि, गवश्रम अयादि संधि, गवेंद्र गुण संधि और खलुयेही यण संधि। बताइए जल्दी से कौन सा उदाहरण है जो ठीक नहीं है। इसका भी जो आंसर देगा मैं उसको डेफिनेटली अलग से बधाई दूंगा, बहुत शानदार प्रश्न है और इसका आंसर देने वाला निश्चित रूप से वही छात्र होगा जिसने संधि प्रकरण को तैयार किया है, पढ़ा नहीं है, तैयार किया है। क्योंकि पढ़ते तो समय तैयार वही करते हैं जिन्हें जीतने की जिद होती है, और मैं अक्सर कहता हूं ना, जिद करो दुनिया बदलो, ठान लो एक बार, डेफिनेटली जीत जाओगे। किसी ठानना किसको है, खुद को। मैं कहूं कुछ नहीं कर सकते, जिस दिन आपने अपने आप में ठान लिया ना उस दिन जीत तय है। चलिए प्रवचन नहीं देंगे, बच्चे आजकल खूब प्रवचन सुनते हैं। चलिए गवस्ट्रम कैसे पता लगेगा कि यही संधि है कि नहीं, विच्छेद करो, गो प्लस उष्ट्रम गवस्ट्रम, अब होगा ना, और अब होगा तो अयादि हो जाएगी, डेफिनेटली अयादि संधि है। गवेंद्र गो प्लस इंद्र, गो प्लस इंद्र। यहां मित्रों एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है मित्रों, इंद्रे च, और ये इंद्रे च सूत्र क्या करता है, ये इंद्रे च सूत्र जो है इस ग में जो गो है, हमने कहा गो प्लस इंद्र, तो ये इंद्रिय चय सूत्र क्या करेगा, इंद्रिय चय सूत्र ग में जो ओ है उसको अवंग आदेश कर देता है, और हम अवंग आदेश का एक उदाहरण अभी अभी पढ़ चुके हैं, ग प्लस ओ प्लस इंद्र। यहां पर जो ङ है, यहां पर जो ङ है मित्रों, इस ङ की तो हो जाएगी क्या, इत संज्ञा, क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या रूप बच जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा ग प्लस अव प्लस इंद्र। तो मिला लीजिए, ग में अ मिलेगा तो ग पूर्ण हो जाएगा, और ये हो गया गव प्लस इंद्र। अब ए और ई मिलेंगे तो गुण होगा कि नहीं होगा, गुण होकर के ए हो जाएगा, और इसका संधि पद जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, गवेंद्र बन जाएगा। समझ लो, गो प्लस इंद्र गवेंद्र। अब विच्छेद पर नहीं जाना है, संधि कौन सी हुई, अंत में संधि हुई मित्रों अ और ई मिलकर के गुण, तो यहां पर बिल्कुल कौन सी संधि मानी जाएगी, गुण संधि ही मानी जाएगी। लेकिन विच्छेद गव प्लस इंद्र नहीं होगा, विच्छेद जो होगा वो तो मित्रों गो प्लस इंद्र ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए कहां पर, खलवे ही, तो मित्रों खलवे ही पद का जब विच्छेद करोगे तो यहां पर होगा खलु प्लस ए ही, और खलु प्लस ए ही में तो यण संधि डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि ऊ को क्या हो रखा है, व हो रखा है, ऊ को व हो रखा है, यण संधि हो रही है। तो ये तीनों विकल्प तो भैया हो गए सही। तो मनीषा सही है कि गलत, दीर्घ संधि है कि नहीं है, दीर्घ संधि है या नहीं ये बताएगा मनस प्लस ईशा, और मनस प्लस ईशा में तो कहीं दीर्घ नहीं हो रही। यहां पर जो संधि है मित्रों वो कौन सी है, यहां पर पररूप संधि है। कौन सी संधि है, पररूप है। तो आपका गलत आंसर कौन सा हो गया, अशुद्ध विकल्प कौन सा हो गया, मनस प्लस ईसा वाला जो विकल्प है वो अशुद्ध है, ये सही विकल्प नहीं है, इसको ध्यान रखना। इंद्र गवेंद्र गुण संधि होगी, गो प्लस इंद्र विच्छेद होगा, ज्यादा नहीं रख सकते तो इतना ध्यान रख लो, गो प्लस इंद्र गवेंद्र संधि होगी गुण,
संधि कौन सी होगी? गुण होगी। चलिए अगले 19वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। बताइए, इधर तो संधि पद दे रखा है और आपको पूछना है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, और इधर दे रखा है उसका क्या सूत्र। यहां तो संधि दे रखी है और बाद में दे रखा है सूत्र। तो बताइए, दद्योदनम इकोयणची, प्रैश्य वृद्धि रेची, कूपेस्मिन इंगे पदांत दति और वर्षर्तु आद गुण। अगर आप चाहो तो मैं आपका विच्छेद कर देता हूं, मतलब आपका नहीं, अरे यार जल्दी कर जाते हूं। दधि प्लस ओदनम, प्रैश्य प्र प्लस एष्य, कूपेस्मिन कूपे प्लस अस्मिन। तो आंसर दो अपना, देख क्या रहे हो भैया, आंसर दे दो। देखो प्यार से भी बोलता हूं मैं, गुस्से में नहीं बोलता, कई बार प्यार से भी बोलता हूं। तो आंसर दो, बताओ कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है। विच्छेद आपके सामने है, संधि पद आपके सामने है, सूत्र आपके सामने है, तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। दद्योतनम, इको यह हो रखा है ना, इको यण चीज से ही होता है। कूपे अस्मिन एंगे पदांता दति से क्या हो गया? अवग्रह हो गया, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। वर्षर्तु, वर्षा प्लस ऋतु अर हो गया, अर होकर के आद गुण से गुण हो गया। तो फिर प्रैश्य में भी तो वृद्धि हो रखी है, वृद्धि हो रही है ना, प्रे प्लस एश्य प्रैश्य बना, तो फिर तो यहां तो वृद्धि होनी चाहिए थी, और वृद्धि का सूत्र तो वृद्धि रची दे रखा है। बिल्कुल, संधि तो मित्रों यहां वृद्धि ही हुई है, लेकिन सूत्र गलत है। यहां जो सूत्र है वो है प्रादुर्भोढो ढ्येशेषु। यहां जो संधि का सूत्र है वो है प्रादुर्भोढो ढ्येशेषु, इससे यहां वृद्धि हुई है, वृद्धि रची से यहां वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि रची सूत्र जो वृद्धि संधि करता है ना, इसके अलावा भी 7 सूत्र हैं जो वृद्धि कार्य करते हैं। एते दत्तेषु प्रादुर्भोढो अक्षुदहिन्याम अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ये इस 7 सूत्र इस तरीके से मैं लगभग 7 ले आया हूं आपको। प्रवत्सर वाला था, रिचेत तृतीया समास से है, उत्तोष्ठ ये समास से वाला है, आ जाएगा, नहीं आया तो पढ़ो भैया, यहां सब दे रखा है यार, संस्कृत सानिध्य में पढ़ो तो सही। तो याद आ गया, वृद्धि तो हुई, लेकिन किससे हुई भैया? वृद्धि रेची की जगह प्रादुर्भोढो ढ्येशेषु से हुई। तो जिनका ये सही है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, आंसर देते रहो। 20वां, पर रूप संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? पतत प्लस अंजलि पतंजलि, कुल प्लस अटा कुलटा, दंत प्लस ओष्ठम दंतौष्ठम और कंठ प्लस ओष्ठम कंठोष्ठम। पर रूप संधि का उदाहरण कौन सी संधि? पर रूप संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? नास्ति। संस्कृत का फायदा देखो, अधोदत्तेषु यानी एतेषु पहले आना चाहिए, एतेषु पर रूप संधि उदाहरणम नास्ति, लेकिन इसको कैसे लिख लो आप, संस्कृत हमारी संस्कृत है, इससे बढ़िया भाषा हो ही नहीं सकती। पतत प्लस अंजलि पतंजलि होता है क्या? बिल्कुल होता है। टी को पर रूप, अब टी क्या है? टी पढ़ेंगे कहां? संस्कृत सानिध्य में। टी का मतलब होता है अंतिम स्वर, और अंतिम स्वर के बाद आने वाला हल वर्ण क्या कहलाता है? टी कहलाता है। जैसे यहां इसका विच्छेद किया, पतत, तो पतत में अंतिम स्वर ये तो हलंत है, तो ये जो अ है ये अंतिम स्वर है, और इसके बाद में आने वाला जो त है ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या होंगे? दोनों के दोनों मिलकर के टी कहलाएंगे। यानी अत क्या है? टी है। टी को पररूप हुआ तो पतंजलि बन गया, बिल्कुल पररूप संधि है। अब यहां देखो, ल कुल प्लस अटा, ए और ए तो आ होने चाहिए थे, दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन इसमें टी कौन है? इसमें जो ल में अ है वो अ क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। इस टी संज्ञक है तो ये पररूप होकर के कुलटा रूप बनता है, इसका मतलब ये रूप भी सही है। कंठ प्लस ओष्ठम, यहां टी क्या है? अ है, ये अ क्या कहलाएगा? कंठ के अ में ठ में जो अ है वो टी है, टी संज्ञक है, टी मतलब टी संज्ञक है, और बाद में ओ आ रहा है तो पररूप होकर के कंठोष्टम बना। ये तीनों रूप तो सही है, फिर कौन सा पररूप संधि का उदाहरण नहीं है? तो मित्रों देखो, दंत में यहां आया हुआ था अ और बाद में आया हुआ है ओ, दोनों मिलकर के औ हो गए,
तो औ हो गए, तो यहां तो जो संधि हुई वो कौन सी हो गई, वृद्धि हो गई। कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। जबकि हमसे पूछा गया था पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों तो पररूप के हैं, लेकिन ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर इसी तरीके से ध्यान रखना, इसी तरीके से इसका जो संधि पद बनता, दंत प्लस ओष्ठम का अगर संधि पद होता दंतोष्ठम, संधि पद क्या होता, दंतोष्ठम होता, तो यहां निश्चित रूप से कौन सी संधि होती, पररूप होती। पर यहां तो वृद्धि करी औ। उत्तोष्ठये समासे, उत्तोष्ठयो समासे एक वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार अगर समास हो रहा है और समास में ओतु या ओष्ठ पद आते हैं, कौन कौन सा, ओतु या फिर ओष्ठ पद आते हैं, तो वहां विकल्प से नित्य तो क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन वहां पर विकल्प से पर रूप भी हो जाता है। ठीक है, तो दंत प्लस ओष्ठम, दंतोष्ठम तो वृद्धि में बना और पर रूप में क्या बनता, दंतोष्ठम। इसी तरीके से कंठ प्लस ओष्ठम, तो मित्रों कंठ प्लस ओष्ठम का भी दूसरा रूप बनेगा और वो बन जाएगा कंठोष्ठम, क्योंकि यहां भी समास हो रखा है दोनों जगह, कंठोष्ठम और दंतोष्ठम दोनों में जो समास है। अब यहां कंठोष्ठम और दंतोष्ठम दोनों में कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास है। लेकिन इस कंठ प्लस ओष्ठम का एक रूप तो बना कंठोष्ठम, एक रूप इसका कंठोष्ठम भी बन जाएगा, क्योंकि अ के बाद में ओ आ रहा है। तो उस स्थिति में यहां पर जो संधि रहेगी वो कौन सी हो जाएगी, फिर यहां पर संधि हो जाएगी वृद्धि। चार उदाहरण आ गए। दंत प्लस ओष्ठम दंतोष्ठम वृद्धि होगी, दंत प्लस ओष्ठम दंतोष्ठम पररूप होगी, कंठ प्लस ओष्ठम कंठोष्ठम पररूप होगी, और कंठ प्लस ओष्ठम कंठोष्ठम वृद्धि होगी। तो यहां ध्यान रखना इसमें कौन सी है, पररूप है। तो बताओ इससे ज्यादा प्रैक्टिस और क्या चाहिए। इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, बस भैया पढ़ लिया करो। उत्तोष्ठये समासे, सूत्र क्या था, उत्तोष्ठयो समासे वार्तिक है, और इस वार्तिक से मित्रों यहां पर संधि जो होती है वो कौन सी होती है, पररूप होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए असंगत विकल्प को चुनिए। अशुद्ध नहीं पूछा है, असंगत पूछा है। शब्द को ध्यान देना, असंगत, असंगत का मतलब क्या था, असंगत का मतलब है जो दूसरों से भिन्न है, जो दूसरों के जैसा नहीं है। वो विकल्प कौन सा है, जल्दी से चुनिए। हरि प्लस एतौ हरिएतौ, विष्णु प्लस इमौ विष्णु इमौ, मुनि प्लस अत्र मुनि अत्र, नारी प्लस एका नारी एका। संधि तो सभी में सही हो रखी है, लेकिन सभी उदाहरण एक संधि के नहीं है। तीन उदाहरण जो है वो एक संधि के, एक उदाहरण जो है वो भिन्न है। तो आपको उस असंगत, असंगत का मतलब होता है जो दूसरों से कैसा है, दूसरों से भिन्न है। तो बताइए कौन सा भिन्न है, उदाहरण आंसर दो। 21वें में अवशद, फटाफट से आंसर दीजिए। नारी प्लस एका, यहां ई आ रही है, बाद में ए आ रहा है, तो ई को इको यण चीज से यह हुआ है, तो यहां जो संधि है वो कौन सी है मित्रों, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण। इनमें क्या है, तो देखो हरि तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति भाव है। विष्णु एवं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति भाव है। मुनि अत्र कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति भाव है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये तीनों उदाहरण जो हैं वो तो प्रकृति भाव के। भिन्न कौन सा है, तो मित्रों आपका भिन्न उदाहरण है द, क्योंकि यहां जो संधि है वो नारियका में यण संधि है, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, सही आंसर दिया करो। 22वां अशुद्ध, पिछले में असंगत पूछा था, अब पूछा है अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। इनमें से अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। अभ्युदय, इधर तो पद दे रखा है किसका, संधि का, और इधर क्या दे रखा है, सूत्र। तो अभ्यास करा रहा हूं मित्रों आपको, परीक्षा नहीं ले रहा, और अभ्यास में हर तरीके के प्रश्न लेके आऊंगा। आप पता कई बार ये सोचते हैं ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा क्या। अरे भैया परीक्षा में क्या आएगा वो तो पेपर बनाने वाला जाने, मैं तो ये जानता हूं कि मैं किस किस तरीके से बेहतर अभ्यास आपको करा सकता हूं। ठीक है, तो अभ्युदय इक्को यणची, दिव्यात्मा एचोयवायव, नीलोत्पलम आदगुणय, वित्तेषणा वृद्धि रेची।
बताइए कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है, यानी किस संधि पद में सूत्र का गलत प्रयोग किया गया है। जिसने संधि पहचान ली वो निश्चित रूप से बता देगा। बताइए 22वें में अवशब्द आंसर लिख दो भैया जल्दी से। अभी प्लस उदय, दिव्य प्लस आत्मा, नील प्लस उत्पलम और वित्त प्लस ऐषणा। ये तो हो गए इनके विच्छेद। तो अब फिर संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी है ये बताएंगे। ई के बाद में असमान स्वर, यानी कि संधि कौन सी है, यण। इको यणची यण संधि का सूत्र होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इको यणची का मतलब संधि होती है यण। नील प्लस उत्पलम ए और उ मिलकर ओ हो गए, इसका मतलब यहां संधि कौन सी हो रखी है, गुण। तो आद गुण है किसका सूत्र है भैया, गुण संधि का सूत्र है। ए और ए मिलकर आई हो गए, संधि कौन सी हो रखी है मित्रों यहां पर, वृद्धि। तो वृद्धि रेची किसका सूत्र है, वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है। यानी ये तीनों विकल्प तो सही है। हमसे पूछा है अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा होगा, ए और ए। दिव्य में अ है और बाद में भी ए है। ए और अ मिलकर के जब संधि होगी तो कौन सी होगी भैया, दीर्घ हुई है यहां तो। और सूत्र दे रखा है किसका, एचो अयवायाव दे रखा है, जो कि अयादि संधि का सूत्र है। इसकी जगह यहां सूत्र कौन सा होना चाहिए था, यहां सूत्र होना चाहिए था अकह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र गलत है। एचो अयवायाव तो अयादि संधि का सूत्र है, हमारे लिए सही क्या था, अका सवर्णे दीर्घ है। तो आंसर ब जो है, कौन सा, ब आंसर जो है मित्रों वो अशुद्ध है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि यहां अक सवर्णे दीर्घ होना चाहिए था, एचो अयवायव नहीं होगा। तो आप इस तरीके से करो ना, किसने रोका है आपको यार, विच्छेद करके देखो और संधि करके देखो, अभ्यास कर रहे हो जब तो शानदार तरीके से करो, जो गलती हो ही नहीं फिर देखो कैसे नहीं होता है। मैं जब आपको समझाने में इतना प्रयास कर सकता हूं तो आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको तो मुझसे ज्यादा जरूरत है। 23वां बताइए, अधोदत्तेषु अयादि संधे उदाहरणम नास्ति। अयादि का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। गो प्लस यम गव्यम, गो प्लस युति गव्युति, और गो प्लस ईश गवेश, या फिर गो प्लस ईश गवीश। बताइए कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आपको जब एक जैसे उदाहरण आ जाते हैं ना तो आप लोग ये सोचने लग जाते हो यार कहां फंसा दिया सर, कहीं सरल सरल भी दे दिया करो। अरे मैं फंसा नहीं रहा, मैं वो उदाहरण लेके आ रहा हूं यार जो परीक्षा में आते हैं। तो परीक्षा में आते हैं तो भैया परीक्षा में आने वाले उदाहरणों को करो। गो प्लस यम, बताओ 23वें में अ ब स द कौन सा विकल्प ऐसा है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, पता नहीं सर। देखो गो प्लस यम, वांतोई प्रत्यय, इससे यहां निश्चित रूप से कौन सी संधि होती है, अयादि होती है। यानी गो शब्द के बाद ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यह आ रहा हो, क्या आ रहा हो, यह आ रहा हो, तो वहां पर इस ओ को क्या हो जाता है, गौ में जो ओ है इस ओ को अब हो जाता है, यानी गो को क्या हो जाएगा, गब हो जाएगा। इसका मतलब यह विकल्प तो सही है। इसी तरीके से गोर युतो अद्व परिमाणे च, गो के बाद में युति पद आए तो इस ओ को भी क्या होता है, अब होता है और गव्युति बनता है। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। दोनों में जहां जहां अब हो रहा है वहां अयादि है। हम जानते हैं कि अयादि का मतलब क्या है, अयादि का मतलब है ओ को क्या होता है, अब होता है। तो गो यहां गव्यम बना, अब हो गया। गोर युतो अद्व परिमाणे च क्या हो गया, युति शब्द, गो शब्द के बाद में युति पद आता है तो यहां भी अब हो गया। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, अयादि हो गई। ओ, अरे यार सीधा एचओ आया लगाओ,
ग में से ओ को निकालो, ओ को यहां भी क्या किया गया है, ओ को यहां भी अव किया गया है, ईश जोड़ा गया है, इसका मतलब ये भी किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है। फिर कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है, ये रहा, गो प्लस ईश है, गवेश बना है, गो प्लस ईशय क्या बना है, गवेश बना है। इसका मतलब इसका जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है गो प्लस ईशय गवेशय का, वो इस तरीके से होगा, गो प्लस ईशः अवंग स्फोटायनस्य, क्या करेंगे, ओ को अव करेंगे, तो यानी ग के बाद में ओ को अवंग आदेश हो जाएगा, और इसके बाद में ये बन गया ईश। इसी तरीके से आपने गवेंद्र पद बनाया था, अगर आपको याद है तो ङ की तो हो जाएगी इत संज्ञा, तो आपके पास बच जाएगा ग अव और ईशः, मिला लीजिए, ग पूरा हो जाएगा, व में अ और ई मिलकर क्या होंगे, ए होंगे, तो पद बनेगा गवेश। और जब गवेश पद बनेगा तो यहां संधि कौन सी होगी, गुण संधि हो रही है। जैसे गवेंद्र में गुण संधि हुई थी ना, वैसे ही यहां पर गुण संधि हो रही है, अयादि संधि नहीं हो रही है। तो मित्रों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर कौन सा अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो मित्रों स ऑप्शन जो है वो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशुद्धम विकल्पम चुनुत, अशुद्ध विकल्प का चुनाव कीजिए। पहले सूत्र दे रखा है, बाद में दे रखी है संधि। उत्तोष्ठये समासे पररूप अकै सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि इको यणची, यण संधि वांतोई प्रत्यय वृद्धि संधि, वा जो था वार्तिक के लिए था। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प गलत है। उत्तोष्ठये समासे पररूप होती है क्या, मैं उदाहरण दे चुका हूं आपका, कंठ प्लस ओष्ठम, अ और उ, ओ औ नहीं होंगे बल्कि कंठोष्ठम ही बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये पररूप संधि होती है। अकै सवर्ण दीर्घ, इससे सरल होता क्या है, दीर्घ संधि ही होती है। इको यणची यण संधि होती है। तो वांतोई प्रत्यय अभी अभी उदाहरण आया था, अगर आपको याद है तो, याद है क्या, गो प्लस यम और संधिपद करके बना था कौन सा, गव्यम। संधिपद करने पर क्या बना था, गव्यम रूप बना था। और गव्यम रूप बना था तो यहां जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी मित्रों, अयादि हुई थी, वृद्धि संधि नहीं हुई थी। तो गलत आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि वांतोई प्रत्यय में वृद्धि संधि नहीं होगी। इस सूत्र से कौन सी होगी, अयादि संधि होती है। अशुद्ध विकल्प का चयन करना था आपको, तो अशुद्ध कौन सा है, ये विकल्प अशुद्ध है। यहां क्या लिखना है, वांतोई प्रत्यय से यहां लिखना है मित्रों अयादि संधि। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी, ना कि वृद्धि संधि। ठीक है, 23-24 प्रश्न हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं 24 में से अभी तक आप 24 पे 24 चल रहे होंगे, यानी सभी सही चल रहे होंगे। अंतिम 6 प्रश्नों के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तुष्ट अगला, अधो दत्तेषु समीचीनम नास्ति, निम्न में से कौन सा समीचीन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा समीचीन नहीं है। पितृ प्लस ऋणम दीर्घ होती है, बिल्कुल होती है। लघु प्लस ऊर्मी दीर्घ होती है, बिल्कुल होती है। वधु प्लस उत्सव दीर्घ होती है, बिल्कुल होती है। तो फिर कर्तृ प्लस ऋणम क्या बना, कर्तृणम, बिल्कुल गलत है, कर्तृणम नहीं बनेगा मित्रों। इसका जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा कर्तृणम। इसका उदाहरण क्या बनेगा, कर्तृणम बनेगा। तो आपका आंसर द जो है वो कैसा है, ठीक नहीं है। आंसर देते रहो इसी तरीके से। 26वां पर, अधोदत्तेषु गुण संधि उदाहरणम नास्ति, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा उदाहरण है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, करिए जल्दी से बताइए। प्र प्लस उर प्रौढ़ है, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, लता प्लस इव लतेब, कौन सा उदाहरण है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए। कृष्ण प्लस रिद्धि, अ और री मिलकर के कृष्ण रिद्धि बना, यानी यहां पर जो संधि हुई है वो कौन सी हो रही है, गुण हो रही है।
जल प्लस ऊर्मी अ और उ मिलकर के ओ बने, यहां भी जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, गुण हो रही है। लता प्लस इव आ और ई मिलकर ए बना, यानी यहां भी जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, गुण हो रही है। प्रे प्लस उ ओ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, प्रौढ़ बना, और प्रौढ़ बना तो यहां जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। इसका मतलब कौन सा विकल्प है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है, वह विकल्प है वो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। आपको सूत्र पहले भी लिखा चुका था, फिर देख लीजिए। प्रादुहोढो ढ्येशेष्येषु, इससे यहां पर जो संधि हुई है वो हुई है वृद्धि संधि, ना कि गुण संधि। तो आंसर ब हो जाएगा जो समीचीन उदाहरण नहीं है। 27वां, समीचीन विकल्प नहीं है। बताइए, पहले संधि पद दे रखा है और बाद में उसका संधि का नाम, कौन सा सही नहीं है। हृदय प्लस अनुरक्ता दीर्घ होती है क्या, चे प्लस चेंद्रजालम गुण संधि, दीप सिखेब गुण संधि और विदुदय गुण संधि। आंसर दो जल्दी से, 27वीं का आंसर बताइए। जितना समय लगाओगे वीडियो उतना बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को नहीं बढ़ाना है, आंसर देते जाना है। हृदय अनुरक्ता विच्छेद कर लो भैया। हृदय प्लस अनुरक्ता, चेंद्रजालम जय प्लस इंद्रजालम, दीप सिखेव दीप शिखा प्लस इव, और विधुदय विधु प्लस उदय। हमसे पूछा था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए ए और ए आ होते हैं दीर्घ संधि, बिल्कुल है। च में अ है और बाद में ई है, गुण संधि बिल्कुल है। दीप शिखा आ प्लस ई ए होते हैं, गुण संधि है। तो फिर यहां जसत्व है क्या, बिल्कुल जस तो नहीं है। विधु प्लस उदय अ और उ मिलकर के उ हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां जस तो नहीं मित्रों, यहां तो कौन सी संधि है, यहां तो दीर्घ संधि है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका द विकल्प जो है वो सही विकल्प नहीं है। अपने आंसर्स देते रहिए जल्दी से। 28वां प्रश्न, आदो दत्तेषु दीर्घ संधि उदाहरणम नास्ति, निम्न में से कौन सा उदाहरण जो दीर्घ संधि का नहीं है। जानीति, पृथ्वीशय, तरूर्धता और ज्वरोष्मा। बहुत ही शानदार उदाहरण है। ऐसे शब्द आपको गद्यांश पद्यांश में मिलेंगे जहां से आपको संधि विच्छेद करना होता है, संधि पहचाननी होती है, तो बिल्कुल निकालिए, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा जो व्यक्ति होगा, बहुत अच्छे से जिसने अभ्यास किया है, वही इसका आंसर दे पाएगा कि कौन सा उदाहरण जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, विच्छेद करें। जानी ही प्लस इति, पृथ्वी प्लस ईशः, तरु प्लस ऊर्ध्वता और ज्वर प्लस ऊष्मा। देख लो कौन सा नहीं है, कर देंगे ना। ई और ई दीर्घ, ई दीर्घ, उ दीर्घ, लेकिन यहां आ रहा है ए और ए के बाद में आ रहा है उ, और अ और के साथ जब उ आता है तो मित्रों ओ होता है, और ओ कहां होता है, वो ओ तो गुण संधि में होता है। किस में होता है, गुण। तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो मित्रों द ऑप्शन जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। 28 हो गए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हूं, अब तो समझ जाओ या इंतजार करोगे। अधोदत्तेषु गुण संधि उदाहरण नास्ति, निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सखेति, कराग्रम, नोपायम और परमर्तः। कौन सा उदाहरण गुण संधि का उदाहरण नहीं है, आंसर करो जल्दी से बताइए। 29वां क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। अ ब श द क्वेश्चन नंबर डाल करके विच्छेद कर लो, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। सखा प्लस इति, कर प्लस अग्रम, न प्लस उपायम और परम प्लस
ऋतः। आपसे पूछा गया गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो देखो अ और ई ए होते हैं, गुण है। अ और ई ए होते हैं, गुण है। ए और उ ओ होते हैं, गुण है। यहां ए किया गया है, यहां ओ किया गया है, और यहां क्या किया गया है, अर किया गया है। यानी ये तीनों उदाहरण तो गुण संधि के हैं, पर यहां पर ए और ए क्या हो रहे हैं, आ हो रहे हैं। तो यहां जो संधि हो रही है कराग्रम में, वो कौन सी है भैया, वो कराग्रम में दीर्घ संधि हो रही है। हमसे पूछा गया था गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ब ऑप्शन में गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए आखिरी प्रश्न, अधो दत्तेषु दीर्घ संधि उदाहरणम नास्ति, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अंत बला तो सब बला, जल्दी से कर दीजिए मित्रों कि कौन सा क्वेश्चन जो आंसर होगा इसका, बताइए फटाफट से। अन्नाभावे, बहुन्नति, अस्तिदम और उभावे, कौन सा उदाहरण है जो दीर्घ संधि का नहीं है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। और याद रखना जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद में अपने कमेंट्स करके मार्क्स जरूर बताने, 30 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं बोलना है, करना नहीं भूलना है, सॉरी, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। अन्नाभावे अगर आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मित्रों अन्न प्लस अभाव, बहुन्नति बहु प्लस उन्नति, अस्तिदम अस्ति प्लस इदम, उभावेव उभौ प्लस एव। आपसे पूछा गया है दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो जहां दीर्घ का मतलब क्या था, दीर्घ का मतलब था अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या था, दीर्घ का मतलब था मित्रों अकह सवर्णे दीर्घ। यानी जहां सवर्ण अक के बाद सवर्ण अक आ जाए तो वहां दीर्घ का आदेश होता है। तो देखिए ए और ए मिलकर के आ हुए हैं, इसका मतलब दीर्घ है। ऊ और ऊ मिलकर के ऊ हुए हैं, इसका मतलब दीर्घ है। अस्थि में जो ई है वो ई के साथ मिली, ई हुई है, दीर्घ है। पर यहां देखिए उभौ प्लस एव, उभावे बना है, और इसमें जो संधि है मित्रों वो कौन सी है, अयादि है। क्योंकि यहां जो औ दे रखा है उस औ को हुआ है आव आदेश, तो यहां अयादि संधि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि द विकल्प जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये था मित्रों संधि प्रकरण अच संधि पे आज का 30 का तड़का। उम्मीद करता हूं आपने 30 में से 30 अंक प्राप्त किए होंगे। फिर भी कमेंट करके अपने अंक तो बता दो, जिससे मुझे भी संतुष्टि रहे। मेहनत करते रहो, अभ्यास करते रहो। इसी तरीके से अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा व्यंजन संधि, केवल व्यंजन संधि। तो अब आप ध्यान रहे, टेस्ट के लिए तैयार रहना, पहले से तैयार करना, पढ़ के देना, कि जब बताए व्यंजन संधि का टेस्ट है तो हम पढ़ के देंगे, तभी आनंद आने वाला है। चलिए मित्रों, कमेंट्स करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना योगदान देते रहें, परिश्रम करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हमेशा की तरह अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।